आज का जो वीडियो है सभी बच्चों के लिए काफ़ी वीवीआई होने वाला है। चाहे आप बिहार डीएलएड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर सेंट्रल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि बिहार एसएससी, बीपीएससी टीचर या फिर एसएससी, रेलवे, सभी वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉप 10 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो, आज का सेशन आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपकी तैयारी में। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ऐसा कोई एग्जाम्स नहीं है जिसमें इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आते हैं। और बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, वो लगते हैं 13 का क्यूब निकालने, 8 का क्यूब निकालने, 5 का क्यूब निकालने, फिर जोड़ने घटाने में टाइम बर्बाद कर देते हैं। और एग्जामिनर यही तो चाहता है कि आप कैलकुलेशन में उलझे और आपका समय बर्बाद होता है। आइए इसको स्मार्ट अप्रोच करने का तरीका मैं सिखाता हूं। और ऐसे क्वेश्चन में फॉर्मूला बहुत ही हेल्प करता है। तो क्या इसका फॉर्मूला होता है कि यदि a प्लस बी प्लस सी इनका जोड़ यदि 0 के बराबर हो तो हमेशा याद रखिएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान 3abc के बराबर होता है। तो आइए देखते हैं कंसेप्ट यहां काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो a मतलब क्या हो गया जी 13, b मतलब क्या हो गया जी, देखिए प्लस माइनस का गुना होगा तो -8, सी क्या होगा, प्लस माइनस का गुना होगा तो -5। क्या इसको जोड़ने पर 0 आएगा? तो बिल्कुल 0 आएगा। 13 में से -13 घटाएंगे तो 0 आएगा, मतलब ABC तो 0 हो गया। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर होगा। देखिए तो यहाँ a क्यूब, यहाँ b क्यूब और यहाँ क्या है जी c क्यूब। तो किसके बराबर होगा? तो 3 इंटू a तो पॉजिटिव है, लेकिन b क्या है जी, निगेटिव है, और साथ ही साथ c भी निगेटिव है। c का मान कितना दिया गया? c का मान दिया गया है 5। चलिए गुना करेंगे, माइनस का माइनस में गुना होगा तो प्लस होगा। इतना तो कंफर्म हो गया कि माइनस वाला आंसर होने वाला नहीं है। और देखिएगा इन दोनों को गुना करके एक साथ लिखा है। 3 में 13 का गुना होगा, कितना होगा जी 39, 39, और इन दोनों का गुना किया है तो प्लस का 40 आया। मतलब इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। तो उम्मीद करता हूं कि ये फॉर्मूला आपके कैलकुलेशन में काफी हेल्प करने वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, पाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और आप जानते हैं कि पाई का मान क्या होता है? पाई का मान 3.14, बस इतना ही हम रटते हैं। लेकिन क्या पाई का मान इतना ही होता है, या बहुत सारे बुक्स में पाई का मान 22/7 भी देता है? तो सबसे पहले सवाल पैदा होता है कि पाई क्या है, एक परिमेय संख्या है कि एक अपरिमेय संख्या? और बहुत ही डिबेट होने वाला टॉपिक है कि पाई का मान क्या है। सुनिए, पाई हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। इतना ध्यान रखिएगा, पाई का मान अपरिमेय होता है। लेकिन कोई बच्चा इसमें से कहेगा सर मुझे तो बोला गया कि जो p/q के फॉर्मेट में हो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, और 22/7 तो p/q के फॉर्मेट में, मतलब इसे तो हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। तो वो बात बिल्कुल सही बोला कि पाई का मान भले ही अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या है। और पाई का मान 22/7 भले ही हम मान लेते हैं, लेकिन एग्जैक्ट मान इसका 22/7 नहीं होता है। भले ही हम रटने के लिए पाई का मान 3.14 मान लेते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पाई का मान कहां तक होता है इसकी कोई फिक्स सीमा नहीं है। फिलहाल पाई का मान मैं यहां लिख रहा हूं 3.1415926 ... अभी लाखों तक संख्या निकाल ली गई है, लाखों तक इसका वैल्यू आ गया। अब इसका पता नहीं है कि कब तक वैल्यू निकलते रहेगा। तो एग्जैक्ट मान नहीं है, पाई का मान 3.1415926 ... इसका मतलब है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, ना कि परिमेय संख्या। और हमने भले ही मान लिया कि पाई का मान 22/7 होता है, तो 22/7 एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई क्या है जी, अपरिमेय संख्या। तो पहला ही ऑप्शन क्या लिखा है कि पाई यानी यह एक अपरिमेय संख्या, बिल्कुल सही है। थोड़ा आगे देखते हैं। किसी वृत्त की परिधि को उसी वृत्त के व्यास से भाग करते हैं तो क्या होता है परिधि? परिधि होता है 2πr, भाग करना उसके व्यास से। व्यास मतलब त्रिज्या को 2 बार आपस में क्या कीजिए, जोड़ दीजिए 2r। तो आप देखिएगा r से r कट गया, 2 से 2 कट गया, मतलब इसका मान क्या होगा पाई। तो क्या इसका मान पाई दिया है? बिल्कुल दिया है, मतलब ऑप्शन नंबर बी भी सही है। तो आंसर क्या होगा जी, पाई का मान 3 नहीं, ये तो नहीं हो सकता है। उपयुक्त में से एक से अधिक, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा कि यानी पाई का मान यहां पे ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि पाई एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया, यदि किसी वस्तु को 5% के हानि पर बेचते हैं। सुनिए, पहले आपको लॉस हो रहा था 5% का, अचानक से आपने क्या किया, वस्तु का प्राइस 5 रुपया बढ़ा दिया। तो इससे होने क्या लगा जी,
अब आपको 5% का लाभ होने लगा। मतलब पहले आप माइनस में चल रहे थे, अब आप प्लस में आने लगे, 5% का लाभ होगा। तो इसका अंतर निकालने का क्या ट्रिक होता है? लॉस मतलब निगेटिव, प्रॉफिट मतलब पॉजिटिव। तो इसका अंतर कैसे निकलेगा? दोनों को जोड़ दीजिएगा। मतलब एक माइनस से 5 पीछे था और एक माइनस से 5 आगे था, तो दोनों में कितने का अंतर है जी? 10% का अंतर है। यानी आपने प्राइस 10% बढ़ा दिया, तो 10% बढ़ाने से रुपए में कितने का अंतर आया? तो 5 रुपए का अंतर आ गया। तो कोई भी मूलधन अपने आप की 100% होती है, 100% कितना होगा? तो आप कहिएगा कि यहां से 10 गुना हुआ है, मतलब रुपया भी 10 गुना हो जाएगा। मतलब इसका मान 50 रुपए के बराबर है, जो किसी ऑप्शन में नहीं दिया है। तो आपका ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही जवाब है। उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव इसका सही जवाब होगा, क्योंकि इसका आंसर 50 रुपए के बराबर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कम समय में आपको बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन मिल रहे हैं आज। चलिए यहां पे एक माध्यिका का क्वेश्चन दिया है कि माध्यिका क्या होती है। तो आपको पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया था कि माध्यिका बहुलक से बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, और जब भी हमसे माध्यिका पूछे, जब भी हमसे मीडियन पूछे, तो पहले इसको या तो असेंडिंग ऑर्डर, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर, या तो आरोही क्रम, नहीं तो अवरोही क्रम में सजाते हैं। तो सबसे छोटा नंबर क्या है जी? 8 लिख लीजिए। उससे बड़ा नंबर क्या है जी? 9 लिख लीजिए। उससे बड़ा नंबर क्या है जी? 11 लिख लीजिए। फिर उससे बड़ा नंबर क्या है जी? 13। 13 2 बार आया है, तो 2 बार 13 लिखिए। फिर उससे बड़ा नंबर कौन है जी? 13 के आगे बारी किसकी है जी? 19 की। लिख लीजिए भाई साहब। आखिर में कौन बच रहा है जी? 20। यानी सारे नंबर्स को हमने लिख दिया असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में सजा के लिख लिया। देखिएगा 3 संख्याएं आपके लेफ्ट साइड नजर आ रही है और 3 संख्याएं आपके राइट साइड नजर आ रही है। मतलब ठीक बीच में जो संख्या होगी, यही आपकी क्या होगी जी? माध्यिका होगी। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी 13 मान दिया है, मतलब इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका सही जवाब 13 होगा। चलिए कोई दिक्कत? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट हम लोग ये समझेंगे। अगर गिनने पर मान लीजिए ये संख्या 7 बार ना हो के 8 बार होती, तो ठीक बीच वाली दोनों संख्या को जोड़ के क्या कर दीजिएगा? आधा कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी समचतुर्भुजाकार आंगन के विकर्णों की लंबाई 40 मीटर और 60 मीटर दी है। तो पहले तो इतना हमको पता है कि जब भी दोनों विकर्ण दिया हो तो इसका क्षेत्रफल निकालने का क्या फॉर्मूला है? तो आप कहिएगा 1/2 इंटू पहला विकर्ण गुने में दूसरा विकर्ण। चलिए 2 से काटेंगे 40 को 20 बार, यानी इसका क्षेत्रफल जो होगा 1200 मीटर स्क्वायर होगा। तो क्या हमसे क्षेत्रफल पूछा जा रहा है? बिल्कुल नहीं। हमसे पूछ रहा है कि 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से ईंट बिछाने का खर्चा कितना आएगा? खर्च क्या होता है जी? एक्सपेंस बराबर क्या होगा इसमें? खर्च बराबर क्या होगा? तो आप कहिएगा जो भी क्षेत्रफल है, जो भी एरिया, उसमें गुना कर दीजिए प्रति यूनिट खर्चे से, प्रति यूनिट स्क्वायर खर्चे से गुना कर दीजिए, क्योंकि जो भी आंकड़ा दिया गया है वर्ग मीटर में दिया गया है। तो प्रति यूनिट स्क्वायर खर्चा कितना आ रहा है जी? 50 पैसा प्रति यूनिट स्क्वायर खर्च बैठ रहा है। तो टोटल कितना जमीन है जी आपके पास? तो आपको कहिएगा सर 1200 स्क्वायर, 1200 मीटर स्क्वायर। इसमें को गुना करेंगे 0.50 से, तो डेसिमल हटाएंगे, 2 अंक है तो 2 जीरो गायब। अब 12 में 50 का गुना करेंगे, 600 रुपए खर्च बैठेगा, जो ऑप्शन नंबर कहाँ दिया है? ए में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब 600 होगा। तो पहले हमने एरिया निकाला और एरिया में प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर के खर्चे से गुना कर दिया, कुल खर्चा क्या होगा पता चल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? एक धनराशि को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, यानी रेट जो भी होगा, 3 साल के लिए पैसा लगाया गया है, लेकिन यही ब्याज की दर 2% बढ़ा दिया गया। देखिए पहले रेट 8% था, आज भी 8% होता, ब्याज में कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन हमने रेट को 2% क्या किया? बढ़ा दिया, जिसकी वजह से 84 रुपए अधिक प्राप्त हो रहे हैं। तो क्यों अधिक प्राप्त हो रहे हैं? तो कहिएगा प्रत्येक साल रेट 2% बढ़ रहा है। तो अगर एक साल में 2% बढ़ गया, तो आपने तो टाइम 3 साल का लिया है, तो 3 साल में यह ब्याज कितना बढ़ जाएगा? तो आप कहिएगा 3 दूनी 6% बढ़ेगा, और यही 6% का मान क्वेश्चन में 84 रुपए के बराबर है। तो निवेशित धनराशि मूलधन हमेशा 100% के बराबर होता है। तो क्या 6 के पढ़ा में 84 आता है? बिल्कुल आता है। आप कहिएगा 14 से गुना कर दीजिए, 84 होगा। तो 100 को भी 14 से गुना कर दीजिए, तो 100 में 14 गुना करेंगे 1400, जो ऑप्शन नंबर कहाँ दिया है? सी में। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। मूलधन कितना होगा? 1400 रुपए के बराबर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम गंवाए, क्योंकि होली का टाइम है, आप भी काफी रंगीन मिजाज में है, तो काफी चुलबुले से क्वेश्चन लेकर मैं भी हाजिर हुआ हूं। और देखिएगा यहां पे क्वेश्चन है, और कुछ दिन मैंने डीएलएड का
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया था, तो वहां भी मैंने बोला था कि बहुत सारे क्वेश्चन यूनिट चेंज करने से आते हैं, तो आपको यूनिट्स याद होना चाहिए। वहां भी बहुत सारे बच्चे गलत जवाब दे रहे थे। उस क्वेश्चन को मैं यहां लिख भी दिया हूं। क्वेश्चन क्या है थोड़ा देख लीजिए कि 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर है। बहुत सारे बच्चे उस दिन गलत जवाब दिए थे। कम से कम 50 बच्चों का गलत जवाब आया था कि 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर है। बच्चों का जवाब आ रहा था कि 100, लेकिन ये 100 सरासर गलत है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। तो सब याद कर लीजिएगा कि 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है, नहीं कि 100 मिलीमीटर के। तो बहुत सारे बच्चों ने उसने गलत जवाब दिया था, तो आप बिल्कुल याद रखेंगे कि 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के क्या होता है, बराबर होता है। उसी प्रकार इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है। यहां पे आपका डेसीमीटर और सेंटीमीटर दिया है। तो इतना तो बात आपको पता है कि सेंटीमीटर से जब हम डेसीमीटर में जाते हैं तो क्या करते हैं जी, जब भी सेंटीमीटर से हम डेसीमीटर में जाएंगे, डेसीमीटर में, तो यहां अगर इसकी वैल्यू 1 होगी तो यहां हम क्या लिखेंगे 0.1, मतलब इसको 10 से हम भाग करते हैं, ठीक है। लेकिन इतना भी पता होगा कि 1 डेसीमीटर बराबर क्या होता है जी 10 सेंटीमीटर। फिर से मेरी बात सुनिए कि अगर हम डेसीमीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तो 10 गुना करेंगे, सेंटीमीटर से डेसीमीटर में आएंगे 10 का भाग करेंगे। 10 का भाग का मतलब हुआ कि अब वैल्यू 0.1 डेसीमीटर के बराबर होगी। तो हमसे क्या बोला गया कि 5 सेंटीमीटर डेसीमीटर में कितना होगा, तो कितना होगा 0.5 डेसीमीटर के बराबर होगा। बस यही थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाना था कि 5 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 0.5 डेसीमीटर। तो सुनिएगा, अगर घन की भुजा 1 डेसीमीटर और साथ में 0.5 डेसीमीटर है, मतलब हम कह सकते हैं कि ए का मान 1.5 डेसीमीटर होगा। बस इतना ही काम करना था, छोटा सा दिमाग लगाना था। तो पूछ रहा है इसका आयतन वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम कितना होता है जी भुजा का क्यूब ए क्यूब। तो ए का मान तो हमने निकाल लिया है 1.5 डेसीमीटर। अब इसका कर देना है क्यूब, तो 15 का क्यूब तो आपको याद होगा 3300 कितना होता है 75। लेकिन ध्यान ये देना है कि 3375 हबड़ा का टिक मत लगा दीजिएगा, इसमें दशमलव भी है। दशमलव के बाद एक अंक है। और देखिए मैं यहाँ गलती करने जा रहा था, ये क्यूब नहीं करना है जी, स्क्वायर नहीं करना है, क्या करना है क्यूब करना है, क्योंकि जो भी फॉर्मूला होता है पावर में 3 होता है, ठीक है। तो आइए तो इसका क्यूब करेंगे, 3375 होगा और दशमलव के बाद एक अंक है, मतलब 3 अंक के पहले दशमलव बैठेगा और ये इसका यूनिट जो होगा डेसीमीटर क्यूब में होगा। तो किस ऑप्शन में ये जानकारी दिया गया है 3.375 डेसीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर ए। तो अगर आप ऑप्शन नंबर सी सोच रहे थे तो बिल्कुल गलत सोच रहे थे। तो सबसे पहला काम था कि जो अलग अलग यूनिट्स थे उसको एक यूनिट्स में बदल देना। तो यूनिट्स बहुत ही जरूरी है। 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर बराबर 0.1 डेसीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, जब यहां पे 5 गुना हुआ तो यहां पे भी हम 5 गुना कर देंगे, मतलब 5 सेंटीमीटर का मान 0.5 डेसीमीटर होता है। और यहां पे आप एक और क्वेश्चन देख चुके हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां रूट वाले क्वेश्चन दिए गए हैं, इन सभी रूटों को आपस में जोड़ना और घटाना है। तो 144 का वर्गमूल कितना होता है जी 12, प्लस यहां देखिए दशमलव के बाद 2 पेयर बन रहे हैं, मतलब दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए। 169 का वर्गमूल कितना होता है 13, इसको जोड़ेंगे 12.13 होगा। और माइनस में क्या करना है 4.41 का स्क्वायर रूट निकालना है, मतलब कि यहाँ पे 21 होगा 21 और दशमलव के बाद एक पेयर है, मतलब एक अंक के पहले क्या लगेगा 10 लगेगा। लेकिन ये तो माइनस में है, 21 में दिया गया है जी माइनस में, तो इसमें से घटा लेंगे 2.1 घटाएंगे तो यहाँ क्या उतरेगा 3 0 और यहाँ क्या उतरेगा 0 और यहाँ 1, यानी 10.03 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि काफी आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत हुआ नहीं होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से दी गई भिन्नों में से कौन सी भिन्न 1/2 से कम है, 1/2 से छोटा कौन है। सुनिएगा, अगर हम 1/2 का यहाँ पे तुलना करेंगे तो आपको मालूम है कि जब भी छोटा बड़ा पता करना हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 8 का दुगुना करेंगे 16 और 15 का एक गुना करेंगे 15। तो क्लियर दिख रहा है कि 16 बड़ा है 15 छोटा है, मतलब ये तो छोटा होगा नहीं बड़ा होगा। सेम काम यहाँ करेंगे, 1/2 से यहाँ पे लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 11 दूनी 22 और यहाँ 21 एकम 21, मतलब 21 से 22 बड़ा है तो ये संख्या बड़ी होगी छोटी होगी नहीं। यहाँ 1/2 का गुना करेंगे क्या होगा जी 15 का दुगुना करेंगे 30
और 31 का 1 गुना करेंगे 31। हाँ, यहां लग रहा है कि 31 से 30 छोटा है, मतलब 1/2 से 15/31 छोटी नंबर है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी में जो आंकड़ा है 1/2 से छोटा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। मतलब अगर 20 पशु हैं तो आराम से 6 दिन खाना खा सकते हैं। कह रहा है कि अगर 10 पशु और आ जाते हैं तो यही खाना कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा, भोजन कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। तो पहले से 20 पशु हैं, 10 पशु और आ गए, टोटल कितने पशु हो गए जी 30। तो जो खाना 6 दिन चल रहा था यही खाना अब कितना दिन चलेगा, मतलब दोनों जगह तक खाना बराबर होगा। संख्या बढ़ेगी तो दिन क्या होगा, घटेगा। चलिए देखते हैं, इसको गुना कीजिए, कितना होगा 120, और 30 से अगर 120 को हम काटेंगे 4 बार कटेगा, तो जो दिन की संख्या होगी अब 4 दिन होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यानी जो खाना 20 पशुओं में 6 दिन चल रहा था वही खाना 30 पशुओं में मात्र 4 दिन चलेगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी 4 दिन वो सभी पशु इसको खा पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि होली के इस त्योहार में, कलरफुल होली में आपका तैयारी के लिए ये क्वेश्चन काफी जरूरी होगा। तो ऐसे ही शानदार क्वेश्चंस के लिए कॉम्पिटिटिव बाय चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना नहीं भूलना, क्योंकि इस घड़ी में भी कॉम्पिटिटिव बाय ये सोच रही है कि कैसे आपकी पढ़ाई को तंदुरुस्त किया जाए, कैसे आप अच्छा करें। जहां सब लोग मौज मस्ती में लगे, हमारी टीम ये लगी हुई है कि किसी तरह से आपको पढ़ाते रहें, आपकी तैयारी को अच्छा करते रहें। चले मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू, हैप्पी होली।